दोस्तों, बांग्लादेश जो आज की डेट में डेवलप कंट्रीज की जोन में है, लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आज से सिर्फ 50 साल पहले इस देश का पॉवर्टी रेट 80% से भी ज्यादा था। गरीबी और भूखमरी ने पूरे देश का बुरा हाल कर रखा था। सिर्फ भूख की वजह से यहाँ के लोग लाखों की संख्या में मारे जा रहे थे। लेकिन फिर अगले 40 सालों में एक ऐसा भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है कि ये देश कहां का कहां पहुंच जाता है। साल 1971 में ग्लोबल जीडीपी में बांग्लादेश का कंट्रीब्यूशन सिर्फ $8.8 बिलियन का था। आज के दिन बांग्लादेश पहले से 50 गुना अराउंड $460 बिलियन से भी ज्यादा का कंट्रीब्यूशन देता है ग्लोबल जीडीपी में। इनका पॉवर्टी रेट अब 18% से भी कम है और इतना ही नहीं बल्कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आज ये देश पूरे दुनिया का 16% एक्सपोर्टर बन चुका है। इस इंडस्ट्री के अंदर बांग्लादेश आज इतना ग्रो हो गया कि पूरे एशियन कंट्रीज और ढेरों नेशंस को अपने ऊपर डिपेंड कर लिया है। यहाँ की गवर्नमेंट आरएमजी एंड फैब्रिक एक्सपोर्ट पर 5% कैश इंसेंटिव और यार्न एक्सपोर्ट पर 4 से 2% और स्मॉल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल पर 10% कैश सब्सिडी देती है। बांग्लादेश, जिसे एक वक्त पर यूएस फॉरेन मिनिस्टर हेनरी किसिंगर ने बॉटमलेस बास्केट का टैग दिया था, आज वही बांग्लादेश मेजर कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, ईयू जैसी कंट्रीज का मार्केटिंग प्लेस बन चुका है। करंट टाइम की बात करें तो आज के दिन यूएसए के अंदर 10 में से एक गारमेंट आपको बांग्लादेश का मिलेगा। इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी एलईडी ने अब तक की सबसे हाईएस्ट रेटिंग दी है 104 आउट ऑफ 110। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सेक्टर के अंदर बांग्लादेश पूरी दुनिया का 16% प्रोड्यूस करता है, जो कि चाइना के जस्ट बाद है। एक ऐसा देश जहां के लोग भूख की वजह से मारे जा रहे हो, सिर्फ 50 सालों के अंदर भारत जैसे देश को भी पर कैपिटा में बीट कर देता है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो पाया? इतने कम समय में बांग्लादेश कुछ नहीं से इतना कुछ कैसे बन गया? हमने मिडिल ईस्ट के देशों की स्टोरियां बहुत सुनी है कि कैसे वो नेचुरल रिसोर्सेज के दम पर अपनी गरीबी से निकल कर आए, लेकिन ऐसे देश की कहानी सुनने में आपको ज्यादा मजा आएगा जिस देश के अंदर ना तो कोई नेचुरल रिसोर्सेज था और ना ही एशियन कंट्रीज की तरह ढेरों पैसा। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में करते हैं एक डिटेल केस स्टडी बांग्लादेश के ऊपर। India gave people of Bangladesh their independence. এবারের সংগ্রাম আমার মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব, এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। জয় বাংলা। Pakistan lost half of its country. A new nation was born, Bangladesh. साल 1971 बांग्लादेश में आज़ादी की आवाज़ बुलंद होती है। पाकिस्तानी आर्मी और बांग्लादेशी रेवोल्यूशनरीज के बीच एक तरफ बड़ा घमासान जारी रहता है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश खुद को एक अलग देश घोषित कर चुका होता है, एक नए देश के रूप में दुनिया के नक्शे के सामने आता है। लेकिन इसी बीच वो दुनिया का दूसरा सबसे गरीब देश बन गया था। इसकी गरीबी का रीजन 2 है। पहला, बांग्लादेश में हुए इस वॉर के चलते काफी भारी मात्रा में विनाश हुआ था, जिसने लगभग हर सड़क, हर पुल, हर फैक्ट्री, हर फार्म को जलाकर राख कर दिया था। दूसरा, इस वॉर के सिर्फ 4 महीना पहले बांग्लादेश में एक बहुत ही मोस्ट डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन आता है, जो कि इतिहास के खतरनाक पन्नों में दर्ज हो जाता है। इस साइक्लोन की वजह से बांग्लादेश का 1/5 हिस्सा पानी के अंदर डूब जाता है, जिसमें लगभग 5 लाख लोगों की जानें चली जाती हैं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश इस वक्त ऐसा दिख रहा था जैसे लाइक द मॉर्निंग आफ्टर अ न्यूक्लियर अटैक, एक परमाणु हमले की बात की सुबह की तरह। ये देश अपनी आजादी की शुरुआत में ही एक बिखरा हुआ राष्ट्र बन चुका था, जिसकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 26 साल से कम और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 37% से भी ज्यादा था। ऑन एन एवरेज यहाँ का एक इंसान 33 सेंट से भी कम पर अपना गुजारा करता था। यही नहीं बल्कि यहाँ के पॉपुलेशन का 1/5 हिस्सा सिर्फ 4 सेंट पर अपना दिन बिताता था। बांग्लादेश में मिडिल ईस्ट के देशों की तरह कोई नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं था जो कि उनको उनकी गरीबी से दूर करता। यहाँ की वायलेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है बांग्लादेश की गरीबी में, और उस वक्त इस चीज को दूर करने का दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। साल 1972 में जब शेख मुजीबुर रहमान लिबरेशन वॉर में से एज अ प्रिजनर यानी राजनीतिक कैदी के रूप में समय बिताकर अपने टूटे हुए राष्ट्र में वापस लौटे, तो उनको एक डिफिकल्ट टास्क का सामना करना पड़ा।
आवामी लीग के लीडर के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन के पीछे प्राइमरी पॉलिटिकल फोर्स और बांग्लादेश को पूरी तरह से ठीक करना एज अ प्राइम मिनिस्टर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर को जल्द से जल्द रिस्टोर करना, राजनीतिक संस्थानों और इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्राउंड लेवल से बनाना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को वेल प्लान करना शामिल था। जी हाँ, और वो भी बगैर किसी रिसोर्सेज के, क्योंकि बांग्लादेश में वॉर के बाद रिसोर्सेज की बहुत कमी हो गई थी। ये सिचुएशन और खराब तब होती गई जब बांग्लादेश के वो लीडर्स जो यूनाइट हुए थे पाकिस्तान वॉर के समय, आजादी के बाद वो एक दूसरे से अलग होने लगे। रीजन सिर्फ एक ही था, अपनी खुद की सत्ता को कायम करना। सब के सब इकोनॉमिक एसेट्स और पॉलिटिकल पावर को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे और इस वक्त बांग्लादेश के अंदर बुरी तरह से कियोस मचा हुआ था। इन सब के रिस्पॉन्स में प्राइम मिनिस्टर मुजीबुर रहमान ने ढेरों नई स्ट्रेटजीज को अपनाया। पॉलिटिकल सीट्स पर उन्हीं लोगों को बैठाया जो उनके बहुत ही करीबी थे या बहुत ही लॉयलिस्ट थे, ताकि वो सत्ता में बने रहें और अपनी पॉलिटिकल पावर को स्ट्रांग बनाए रखें। इंडिपेंडेंस से पहले जो भी क्वालिफाइड और एक्सपर्ट लोग थे उनको हटा दिया गया, जिसकी वजह से बाद में गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली वर्क नहीं कर पा रही थी। वहाँ के पॉलिटिक्स में एक्सपर्टीज की कमी होने लगी थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती तो उसको इम्प्लीमेंट करने में काफी प्रॉब्लम आती। मुजीबुर गवर्नमेंट ने सबसे पहले उन प्रॉपर्टीज और एसेट्स पर स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया जिसे पाकिस्तानी इलीट्स ओन करती थी। ये इसलिए जरूरी था क्योंकि 24 सालों की इकोनॉमिक सब्जुगेशन के बाद इस इलीट्स में मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस ओन किए थे देश के ज्यादातर हिस्से में। इस अपॉर्चुनिटी की स्ट्रेंथ और पावर को देखते हुए वहाँ की गवर्नमेंट ने 700 से ज्यादा फर्म को नेशनलाइज कर दिया और यहाँ भी उन्हीं लोगों को बैठा दिया जो उनके लॉयलिस्ट, सपोर्टर या उनके वफादार थे। इनमें से ज्यादातर के पास इन इंडस्ट्रीज को रन कराने के लिए कोई खास एक्सपर्टीज या नॉलेज नहीं थी। इस मूव से सरकार एक सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट कर रही थी, जिसके रिजल्ट में बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में गवर्नमेंट का कब्जा हो गया और साथ ही 92% ऑफ इंडस्ट्रीज भी गवर्नमेंट के ही अंडर थी। अब प्राइवेट सेक्टर के जो बचे हुए लोग थे वो हैवी रेगुलेशन और इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शन की वजह से खुद को दबा हुआ महसूस करने लगे थे। इस बीच वहाँ की गवर्नमेंट ने यह भी डिसीजन लिया कि जब तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप नहीं करेगी तब तक वो गैर कानूनी रहेगा और मुजीबुर गवर्नमेंट की ये सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इसी घटिया मैनेजमेंट और डिसीजन की वजह से वहाँ की कंट्रोल्ड इकोनॉमी बुरी तरह से लड़खड़ाने लगी। सिर्फ 3 सालों में इंडस्ट्रियल आउटपुट में इनएफिशिएंसीज की वजह से 66% की गिरावट देखी गई और यही नहीं बल्कि फार्मर्स को ये फोर्स किया जाने लगा कि वो अनाज को कम दामों में बेचें, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर इकोनॉमी और मेजॉरिटी ऑफ पीपल की प्राइमरी इनकम में वॉर के स्टार्टिंग डेज के कंपैरिजन में 84% की गिरावट देखी गई। देश के अंदर लगातार खाने पीने की कमी होती जा रही थी और सिचुएशन दिन बर दिन क्रिटिकल बनती गई। इसी साल 1974 में अप्रैल से जुलाई के बीच में हैवी रेनफॉल के कारण बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से सब कुछ नष्ट हो जाता है। चावल की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ही डिजास्टरस था, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन 400% से भी ज्यादा बढ़ गई। लोग घरों में अनाज को भारी मात्रा में इकट्ठा करने लगे, सट्टेबाजी जैसी चीजें आम हो गई और गवर्नमेंट का फूड रेशनिंग सिस्टम करप्शन के कारण घुटनों पर गिर गया। इसी बीच प्रॉब्लम को और बढ़ाने के लिए यूएसए ने क्यूबा के साथ 2.2 मिलियन टन की फूड मदद को रोक दिया, जिसकी वजह से सिर्फ 9 महीनों के अंदर देश में भूख की वजह से 15 लाख लोग मारे गए। इस इंसिडेंट ने मुजीबुर की गवर्नमेंट को काफी कमजोर कर दिया था, क्योंकि इसके बाद कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। मुजीबुर की गवर्नमेंट को ये साफ दिख रहा था कि अगर कुछ किया नहीं गया तो हम सत्ता से हट सकते हैं, जिसकी वजह से वो एक डिक्टेटर के रूप में काम करने लगे और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों की पावर को अपने हाथों में ले लिया। अपने खुद की पैरामिलिट्री फोर्सेस बनाई, जिसका इस्तेमाल अपोजिशन पार्टी और लोगों को डरा धमका कर रखने के लिए किया जाता। उन्होंने दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म कर दिया, इंडिपेंडेंट प्रेस पर बैन लगा दिया और मार्शल लॉ की स्थापना की और साथ ही समाजवादी राज्य बनाने की अपनी कोशिश को 2 गुना कर दिया। साल 1975 तक बांग्लादेश एक 1 पार्टी रूल और सोशलिस्ट स्टेट में तब्दील होता जा रहा था, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला। इसी साल अगस्त 1975 में एक मिलिट्री coup की वजह से मुजीबुर और उनकी फैमिली वालों की हत्या कर दी जाती है। उनकी 2 बेटियां बांग्लादेश में मौजूद नहीं थी बल्कि यूरोप में पढ़ाई कर रही थीं, जिसकी वजह से वो दोनों बच जाती हैं और बाकी सब की हत्या कर दी जाती है। बांग्लादेश में इस वक्त पूरी तरह से पॉलिटिकल कियोस मचा हुआ था। फिर कुछ टाइम बाद जब मामला थोड़ा शांत हुआ तो मार्शल लॉ के एडमिनिस्ट्रेटर जनरल जियाउर रहमान, जिन्हें जिया के नाम से ज्यादा जाना जाता था, वो 1977 में बांग्लादेश की सत्ता में आते हैं। फिर उन्होंने बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना की और बांग्लादेश के अंदर कई सारी चीजों को सही करना शुरू किया, जिसमें उनका सबसे सक्सेसफुल मिशन था फॉरेन एड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना।
और वैसे भी वेस्टर्न कंट्रीज और इंटरनेशनल डोनर्स बांग्लादेश की आज़ादी के बाद से ही उसकी हेल्प करने के लिए तैयार थे, लेकिन उनकी प्री कंडीशन ये थी कि बांग्लादेश पहले सोशलिज्म से लिबराइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम की ओर शिफ्ट हो, जो कि मुजिबुर की गवर्नमेंट में पॉसिबल नहीं था। हालांकि जब जियाउर रहमान सत्ता में आए तब तक बांग्लादेश की सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो गई थी और मदद करना नेसेसिटी बन गया था। अब जिया की गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मुजिबुर के द्वारा लगाए गए सभी फॉरेन रेस्ट्रिक्शन को हटा देती है, स्टॉक मार्केट को रीएक्टिवेट किया जाता है, टैक्स एंड ड्यूटीज को कम किया जाता है और स्टेट के बाहर बेचे जाने वाले माल के स्लो प्रोसेस को तेज किया जाता है। ये सब बदलाव के बाद बांग्लादेश को वादे के तहत मैसिव अमाउंट में फॉरेन एड मिलना शुरू हो गई। साल 1977 में बांग्लादेश को $1 बिलियन की फंडिंग मिली, जो कि देश की जीडीपी का 8% था और अब धीरे धीरे देश की इकोनॉमी सुधरने लगी। इन्होंने एग्रीकल्चर पर भी ध्यान दिया क्योंकि बांग्लादेश की मोस्टली इकोनॉमी इसी पर डिपेंड थी और पहले के हैवी सब्सिडी वाले पब्लिक फूड सिस्टम और प्राइस रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया, जबकि फर्टिलाइजर, मैकेनिज्ड इरिगेशन इक्विपमेंट्स एंड पेस्टिसाइड्स के इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। इनमें से सबसे इम्पैक्टफुल डेवलपमेंट हाई क्वालिटी के चावल की फसल थी, जिसे स्पेशली डेवलप किया जा रहा था बीमारियों से बचने, ग्रोथ साइकिल को छोटा करने और कैलोरिक आउटपुट को बढ़ाने के लिए। किसान अब सेम प्लॉट पर ज्यादा फूड प्रोडक्शन कर रहे थे। यही नहीं बल्कि अब विंटर के सीजन में भी अपने प्रोडक्शन का काम जारी रखे थे और इस डेवलपमेंट के रिजल्ट में 10% लैंड कम यूज करने के बावजूद एग्रीकल्चर आउटपुट 1971 से 2010 तक 3 गुना हो गया, जिसकी वजह से एक बात तो इंश्योर हो गई कि 1974 में जिस तरह बांग्लादेश भूख की वजह से मर रहा था, अब नहीं होगा वैसा। इन सभी इनिशियल सक्सेस के बावजूद, जिसमें इकोनॉमी सिर्फ 5 सालों में जस्ट डबल हो गई, जिया ने अब और इकोनॉमी में सुधार न करने का डिसीजन लिया। साल 1980s में फॉरेन एड में गिरावट और खराब फसल के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गया। बांग्लादेश की जनता अब जियाउर रहमान से उतना खुश नहीं थी, इस वजह से इस बार वो सत्ता में नहीं आते हैं और बांग्लादेश एक बार फिर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को फेस करता है। फिर 1983 में आर्मी चीफ हुसैन मोहम्मद इरशाद बांग्लादेश की भागदौड़ अपने हाथों में संभालते हैं और अपने पॉलिटिकल पावर को सॉलिडिफाइड करते हैं सत्तावादी कामों से। मुजिबुर की तरह ये भी यूनियंस और राइवल पॉलिटिकल पार्टीज को गैर कानूनी घोषित कर देते हैं, लोकतंत्र को डिसबैंड कर देते हैं और फिर से कंट्री में एक बार मार्शल लॉ की स्थापना करते हैं। इलेक्शन जीतने से पहले उन्होंने ये वादा किया था कि वो देश को लोकतंत्र में बदलेंगे, जबकि ऐसा वो कुछ नहीं करते, बल्कि चुनाव जीतने के लिए वो चुनाव के अंदर हेरा फेरी भी करते हैं। बट इरशाद गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा काम किया कि जिया की गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ के प्रोसेस को स्लो कर दिया था, उसको वो वापस से तेज करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में मुजिबुर एरा के सभी लोगों को ऑलमोस्ट हटा दिया, स्टेट इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा प्राइवेट कर दिया और बिजनेसेस को बैंकिंग, इंश्योरेंस और अदर फाइनेंशियल सर्विस को कंप्लीट करने की परमिशन दे दी। उन्होंने साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर जैसी डेवलप कंट्रीज को देखते हुए एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्टेबलाइज करने की शुरुआत अपने देश के साउथ ईस्ट हिस्से में की। इस 450 एकड़ के एरिया में कंपनीज को ये अलाउड कर दिया कि वो मशीनरी, इक्विपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल को टैक्स फ्री इंपोर्ट कर सकते हैं, जब तक कि उनके सामान का प्रोडक्शन स्ट्रिक्टली यूज होता रहे एक्सपोर्ट के लिए। देखा जाए तो टैक्स फ्री करना एक तरह का फाइनेंशियल टूल है जिसे इस्तेमाल किया गया बांग्लादेशी बिजनेसेस के लिए, ताकि फॉरेन कंपनीज ज्यादातर अपने देश से लेन देन करे। एक हैरान कर देने वाली बात यह कि इरशाद गवर्नमेंट के सभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में से सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट वो था जो वो नहीं करना चाहते थे। जब से बांग्लादेश एक पुअर और लीस्ट डेवलप कंट्रीज के रूप में नक्शे के सामने आया है, तब से बांग्लादेश के अंदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज एक मैग्नेट की तरह चिपके हुए हैं। इन एनजीओज के साथ गवर्नमेंट काफी कोऑपरेट करती, इनकी मदद करती और इरशाद गवर्नमेंट ने इनके साथ काफी अच्छा ट्रीट किया था। उन्होंने एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज और हेल्थ केयर को भी प्रोवाइड कराया, लेकिन इन सब के बावजूद उस समय बांग्लादेश की सरकार सभी नेसेसरी सर्विस प्रोवाइड करने में काफी कमजोर थी और गवर्नमेंट लोगों से ज्यादा टैक्स भी नहीं दे सकती थी, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो एक तरीके से पूरा पॉलिटिकली रिस्की टास्क था। इसलिए इरशाद ने इन एनजीओज को बिना किसी रोक टोक के काम करने की परमिशन दे दी, ताकि ये लोग काम करें और देश की पॉवर्टी को कम करने में मददगार साबित हों। इनमें कई सारे एनजीओज थे, लेकिन इनमें से 2 एनजीओज ने काफी मेजर रोल प्ले किया था। पहला ग्रामीण बैंक और दूसरा BRAC। 1976 में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक के फाउंडर थे, जो कि अपने घर के पास के एक छोटे से विलेज जोबरा की गरीबी और गरीब लोगों को काफी पास से ऑब्जर्व किया। उन्होंने पाया कि इस गांव की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ मनी। अगर ये इन्हें मिल जाए तो ये अपनी प्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। बट देश का फाइनेंशियल सेक्टर काफी कमजोर था। बैंक पुअर पीपल को स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन भी नहीं देती, इन केस अगर देती तो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रहता।
दैट्स वाई मोहम्मद यूनुस अपने ऑब्जर्वेशन के बाद एक कमाल का आइडिया लाते हैं लोगों के लिए, और वो था माइक्रो क्रेडिट। उन्होंने गांव के सभी लोगों को कहा कि आप 5-5 लोगों का ग्रुप बना लो और वो सभी ग्रुप को अपने पास से माइक्रो क्रेडिट एज अ लोन देने लगे। और ना सिर्फ वो लोगों को लोन देते हैं बल्कि उन्हें गाइड भी करते हैं कि इस पैसे को आप सही जगह कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि उन्होंने बताया कि आप प्रोडक्टिव एसेट्स को खरीदो, फार्मिंग इक्विपमेंट्स को इम्प्रूव करो या फिर कोई एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करो। सजेशन देने का उनका दूसरा मोटिव ये था कि जो लोग एज अ लोन उनसे ले रहे हैं उनको वापसी करते टाइम किसी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, और इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस ग्रुप के सारे लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे और वो सभी लोग अपनी फ्यूचर क्रेडिट को भी खो देंगे। ईयर 1980s की शुरुआत तक ये सिस्टम पूरे देश में फैल गया और मोहम्मद यूनुस ने इरशाद गवर्नमेंट के सहयोग से ग्रामीण बैंक की स्थापना की। इन सभी एनजीओस की हेल्प से पॉवर्टी रेट 75% से घटकर 48% पर आ गया, और जो लोग लोन नहीं लेते थे उनके कंपैरिजन में इनके इनकम में 43% की ग्रोथ देखने को मिली। दूसरा था BRAC, बांग्लादेश रूरल एडवांसमेंट कमेटी। इस एनजीओ के फाउंडर ऑयल एग्जीक्यूटिव के फजले हसन अबेद थे, जिन्होंने जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए यूनाइटेड किंगडम जैसे देश को छोड़ दिया। वॉर के बाद गरीबों के लिए 14,000 से ज्यादा घर बनवाए और कई मेडिकल सेंटर्स की स्थापना की। 70 के दशक के एंड में बांग्लादेश के अंदर बच्चों में डायरिया की बीमारी फैल गई थी, जिसके रिस्पांस में BRAC ने सभी मदर्स को ये सिखाया कि ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन वो कैसे बना सकती हैं। इस मिशन की वजह से सिर्फ एक दशक में 75,000 गाँव के 12 लाख घरों तक पहुँच गए, जिसकी वजह से डायरिया से चाइल्ड डेथ में 90% की कमी आई। इन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने लोगों की और देश की काफी मदद की है, और वो भी हर सेक्टर में, चाहे प्रोडक्टिविटी हो, सेफ्टी हो, हेल्थ हो या एजुकेशन, सब में इन्होंने काफी मदद की है। और इसका क्रेडिट इरशाद गवर्नमेंट के दौरान इन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है, जिनकी संख्या आज देश के अंदर 25,000 से ज्यादा है। 1990 तक इरशाद गवर्नमेंट की सत्ता में पकड़ कम होने लगी थी, क्योंकि वो चुनाव के अंदर धांधलेबाजी करते, और वैसे भी वहाँ के लोग ये चाहते थे कि देश के अंदर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रन करे, ना कि कोई डिक्टेटर गवर्नमेंट, और इरशाद गवर्नमेंट एक डिक्टेटर के रूप में काम करती थी। फिर साल 1991 में एक बार फिर से इलेक्शन होता है, और इस बार बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के फाउंडर जनरल जियाउर रहमान की विधवा वाइफ खालिदा जिया प्राइम मिनिस्टर बनती है, और ये बांग्लादेश की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर भी हैं। BNP जब सत्ता में आ जाती है तो प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया ने हर चीज को कंटिन्यू रखा और देश में कई सारी चीजों को सही करा। करेंसी एक्सचेंज से रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया, और गरीब लोग या जो कम पढ़े लिखे थे उन लोगों के लिए लेबर लॉ को सरल कर दिया, ताकि पुअर पीपल्स को या जो कम पढ़े लिखे थे उन लोगों को देश के अंदर जॉब आसानी से मिल सके। लेकिन अब होता है बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव। प्राइम मिनिस्टर खालिदा जिया डेवलपमेंट के लिए एशियन कंट्रीज लाइक कोरिया, चाइना और वियतनाम जैसी कंट्रीज से इंस्पिरेशन लेते हुए बांग्लादेश के अंदर गारमेंट्स के काम की शुरुआत करती है, और यही पॉइंट बांग्लादेश की सक्सेस का स्टार्टिंग पॉइंट बनता है। क्योंकि साउथ कोरिया, चाइना और वियतनाम से जो भी गारमेंट्स बनकर डेवलप कंट्री में जाता, उन पर इंपोर्ट टैक्स काफी ज्यादा होता था, जिसकी वजह से कंट्रीज को गारमेंट काफी कॉस्टली मिलता और वो कॉस्टली बेचते। साउथ कोरिया, चाइना और वियतनाम जैसी कंट्रीज का इंपोर्ट टैक्स ज्यादा होने का एक मेजर रीजन ये भी है कि इन कंट्रीज में लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अब क्योंकि बांग्लादेश में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश ने ये सोचा कि अगर हम गारमेंट्स के काम को शुरू करते हैं तो हम डेवलप कंट्रीज को कम से कम टैक्स में इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके दो रीजन है। पहला, बांग्लादेश में वर्कर्स बहुत ज्यादा हैं, और दूसरा, उनमें से ऑलमोस्ट बेरोजगार हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी कॉस्ट पर काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। साउथ कोरिया की एक बड़ी कंपनी दाइवू ने बांग्लादेश की देश LED नाम की एक कंपनी के साथ मिलकर बांग्लादेश के अंदर गारमेंट्स के काम को शुरू किया। बांग्लादेश एक लीस्ट डेवलप कंट्री है, इसलिए इन्हें डेवलप कंट्रीज की तरफ से ड्यूटी फ्री ट्रेड का लाइसेंस भी मिल गया। अब क्योंकि बांग्लादेश के अंदर वर्कर्स बहुत ज्यादा थे, इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम काफी तेजी से चलने लगा और बांग्लादेश एक सूटेड नेशन की तरह ग्रो होने लगा। देश के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट को काफी ध्यान में रखा गया और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स के लिए 90% से ज्यादा वुमेन्स को ही हायर किया गया। मेंस को ज्यादातर काम मिल ही जाता था, लेकिन वुमेन्स खाली बैठी रहती थी, जिस वजह से इस पर ध्यान दिया गया और इस इंडस्ट्री के अंदर 90% से ज्यादा वुमेन्स को रखा गया। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ को अगर हम देखें तो इस सेक्टर में 1991 से 2021 तक $600 मिलियन का हुआ करता था और आज वही ग्रोथ बढ़कर $34 बिलियन का हो चुका है। आज की डेट में बांग्लादेश चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट मैन्युफैक्चरर बन चुका है। इतना ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश के चीप लेबर देश की ग्रोथ में काफी मेजर रोल प्ले करते हैं। 80s और 90s के समय में पूरी दुनिया के अंदर वर्कर्स की काफी जरूरत पड़ने लगी।
अब क्योंकि बांग्लादेश के अंदर काफी चीप लेबर मिलते थे, इस वजह से गल्फ कंट्रीज लाइक सऊदी अरबिया, दुबई, यूएई, कतर, बहरीन और कई सारे छोटे नेशंस में इन्हें इनवाइट किया जाने लगा। बांग्लादेश के वर्कर्स की काफी डिमांड होने लगी और ये पूरी दुनिया भर में कोने कोने में जाकर काम करने लगे। अब इससे हुआ ये कि बांग्लादेश के लोग बाहर जाकर पैसा कमा रहे थे और वो बाहर का पैसा अपने देश में कमा कर भेज रहे थे। अगर इनकी रेवेन्यू को देखें कि जो बाहर से पैसा कमा कर अपने देश में भेज रहे थे वो 1990s में $778 मिलियन का था और 2010 में बढ़कर $10.8 बिलियन पर पहुंच गया था। और इस दो फैक्टर पर जब बांग्लादेश ग्रो करना शुरू किया तो वहां की जीडीपी काफी तेजी से बूस्ट होने लगी। और अब फाइनली समय आता है कि गवर्नमेंट अपने पावर सेक्शन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और ट्रांसपोर्टेशन में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करती है। बांग्लादेश ने अपने कैपिटल ढाका से सभी कंट्रीज के साथ इजीली कनेक्ट करने के लिए एक शानदार कोशिश की। बांग्लादेश के अंदर पद्म ब्रिज और बंगबंधु ब्रिज बनाया गया, जिसकी हेल्प से उनकी राजधानी से इजीली कनेक्ट किया जा सके और लोग बगैर किसी प्रॉब्लम के एक जगह से दूसरी जगह अपने सामान को इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके। इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से जो बांग्लादेश लीस्ट डेवलप कंट्रीज में आता था वो 2026 तक उसके ऊपर से ये टैग हट जाएगा और न सिर्फ हटेगा बल्कि वो डेवलप कंट्रीज के जोन में आना शुरू हो जाएगा। अब बांग्लादेश की एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ अपने आप में एक मजेदार स्टोरी है जिसके ऊपर एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है। इस वीडियो में हम उस चीज को ज्यादा कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो जाएगी, बट श्योर कि इस चीज के ऊपर जल्द ही एक वीडियो आएगी और उसमें हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। वेल दोस्तों, ये था बांग्लादेश का इतिहास कि कैसे उसने सिर्फ 50 सालों के अंदर इंडिया जैसी कंट्रीज को भी पर कैपिटा के मामले में बीट कर दिया और आज चाइना के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट मैन्युफैक्चरर बन चुका है। कैसे वो इतनी गरीबी पर था और आज वो कितनी तरक्की पर है। वेल दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा क्योंकि ये 10, 15, 20 मिनट की वीडियो को बनाने में हफ्तों का टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, तब जाकर ये 10, 15, 20 मिनट की वीडियो आपके सामने आती है। चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन इससे हमको काफ़ी मोटिवेशन मिलता है।